नमस्कार। 12 अक्टूबर के करंट अफेयर्स इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। आज का पहला प्रश्न है, विद विच अफ्रीकन कंट्री इंडिया रिसेंटली अपग्रेडेड द बायलैटरल रिलेशंस टू स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप। इस क्वेश्चन का आंसर है तंजानिया, और ये इसलिए न्यूज़ में रहा क्योंकि तंजानिया की जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर समिया सुलुहु हसन, वो अभी भारत में थी 4 दिन के लिए, और इस दौरान कुछ एग्रीमेंट्स हुए हैं, कुछ MOUs हुए हैं, और सबसे बड़ा आउटकम ये हुआ है कि इंडिया और तंजानिया के जो बायलैटरल रिलेशनशिप्स हैं उनको अभी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में अपग्रेड कर दिया जाएगा। इनके बारे में मैं बता दूं, ये वहाँ की तंजानिया की फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट है, और जो बायलैटरल रिलेशनशिप्स को स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में अपग्रेड किया है, इसका थोड़ा सा बेसिक आपको एक मैं फ्रेमवर्क समझा देता हूँ, कई बार आपके काम आ जाता है ये। देखिए, बायलैटरल पार्टनरशिप्स जो होती हैं उसका एक सीक्वेंस होता है, उसका एक इवोल्यूशन होता है, और उस इवोल्यूशन में जो मोस्ट बेसिक लेवल होता है वो होता है डिप्लोमेटिक रिलेशन। अगर दो कंट्रीज़ एक दूसरे से बिल्कुल भी रिलेशन में नहीं है तो इसका मतलब ये है कि उनके बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन भी नहीं है। डिप्लोमेटिक रिलेशन का मतलब ये हो गया है कि एक कंट्री की एम्बेसी या कॉन्सुलेट दूसरे कंट्री में है और उस दूसरे कंट्री की एम्बेसी या कॉन्सुलेट पहले वाले कंट्री में है। एक दूसरे के कंट्रीज़ में एम्बेसीज खोलना जो होता है वो इंटरनेशनल रिलेशनशिप का पहला लेवल होता है, द मोस्ट बेसिक लेवल होता है। ज़्यादा उनमें कोई बड़ा कोऑपरेशन नहीं होता है। इसको अगर आप एक एग्जाम्पल से समझना चाहें तो इंडिया और नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल समझ लो। इंडिया एंड नॉर्थ कोरिया, ठीक है। भारत की एम्बेसी नॉर्थ कोरिया में है, नॉर्थ कोरिया की एम्बेसी भारत में है। इसके अलावा हमारा उनसे कोई ज़्यादा लेना देना है नहीं, ठीक है। दैट मीन्स कि जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है वो इतना बेसिक होता है कि दे जस्ट आर फॉर द कम्युनिकेशन ओनली, दे आर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ओनली। नेक्स्ट जो हो गया है उसमें फ्रेंडली रिलेशनशिप हो जाते हैं कि दोनों जो देश हैं वो एक दूसरे के दोस्त बन गए, उसको फॉर्मली एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप जो है वो भी साइन कर सकते हैं वो। तो ये हो गया नेक्स्ट लेवल, फ्रेंडली रिलेशंस। फ्रेंडली रिलेशन में अगर आप देखें तो एक एग्जांपल इंडिया ब्राज़ील का आप ले सकते हो, इंडिया और ब्राज़ील का, इंडिया एंड ब्राज़ील, ठीक है। इंडिया और ब्राज़ील के बीच में कोई बहुत ज़्यादा बड़ा बिजनेस नहीं होता है, बिजनेस तो है बट कोई बहुत ज़्यादा बड़ा बिजनेस नहीं है, एंड दे आर हैविंग द फ्रेंडली रिलेशंस। नेक्स्ट कोऑपरेटिव रिलेशंस आ जाते हैं कि जहाँ पे किसी पार्टिकुलर सेक्टर या सेगमेंट में जब उनका कोऑपरेशन बढ़ता है और वो उस कोऑपरेशन के ऊपर और ज़्यादा फोकस्ड होकर काम करना चाहें तो कोऑपरेटिव ट्रीटीज़ वगैरह साइन कर सकते हैं, कोऑपरेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। तो वो हो गया कोऑपरेटिव रिलेशंस। फॉर एग्जांपल आप इंडिया और नॉर्वे को ले लीजिए, इंडिया एंड नॉर्वे। भारत और नॉर्वे के बीच में एक कल्चरल कोऑपरेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट है, तो ये एक एग्जांपल हो गया इसमें कोऑपरेटिव रिलेशनशिप्स का। नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रैटेजिक और कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स। यहाँ पे जो है डीपर लेवल ऑफ रिलेशन हो जाता है दो कंट्रीज़ के बीच में, या मल्टीलेटरल भी ये हो सकती है। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में ये हो जाता है कि अब जो सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर उनका आपस का कोऑपरेशन है वो बढ़ कर के सिक्योरिटी और डिफेंस तक चले जाते हैं। ट्रेड और टेक्नोलॉजी तो होते ही हैं ऑलरेडी, डिफेंस, सिक्योरिटी। इसके अलावा वो जॉइंट इनिशिएटिव्स लेते हैं बहुत सारे रीजनल मैटर्स के ऊपर, उनकी हाई लेवल की डायलॉग्स और समिट्स होती हैं रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर। बहुत सारे डोमेन्स के अंदर वो एक दूसरे पर काम करते हैं। तो ये हो गए स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स। और ज़्यादा उसका बड़ा लेवल हो गया वो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। भारत ने बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की हुई है और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की हुई है। इनमें से जो एग्जांपल्स हैं वो रशिया है, यूएस है, फ्रांस है, जापान है, इजराइल है, यूएई है, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, साउथ कोरिया, सिंगापुर, सऊदी अरबिया। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ऐसे
जिनके साथ में इंडिया की स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है। तंजानिया भी अब उसी में इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो आएगा वो अलायंस आएगा। अलायंस जो होता है वो डिफेंस और सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। ट्रेड और इकोनॉमी से ज़्यादा उनमें डिफेंस और एक दूसरे की रक्षा, कभी उनके ऊपर किसी पर अटैक होता है तो वो कैसे उसको हैंडल करेंगे, ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अलायंस जो होते हैं वो मल्टीलेटरल भी होते हैं और बाइलेटरल भी होते हैं। अगर मल्टीलेटरल अलायंस की बात करें, मल्टीलेटरल की, तो उसका एग्जाम्पल नाटो है। नाटो के किसी भी एक कंट्री के ऊपर अटैक का मतलब हो गया सब पे, ठीक है। और अगर बाइलेटरल की बात करें, बाइलेटरल की बात अगर हम करें तो यूएस जापान अलायंस है, सिक्योरिटी अलायंस वो है। अगर जापान पे अटैक होता है तो यूएस उसकी रक्षा करेगा, ये है इसका एग्जाम्पल, ठीक है, अलायंस का। तो नेटो हो गया, यूएस जापान सिक्योरिटी ट्रीटी जो हैं, दीज आर बाइलेटरल एंड मल्टीलेटरल अलायंसेस, एग्जाम्पल्स ऑफ दीज अलायंसेस। स्ट्रैटेजिक अलायंस जो होता है वो इसका थोड़ा सा और बेटर लेवल हो गया, जिसमें थोड़ा और ज़्यादा हम इसको हायर लेवल का कोऑपरेशन बोल सकते हैं, जिसमें काउंटर टेररिज्म और क्लाइमेट चेंज और रीजनल इश्यूज, ग्लोबल इश्यूज वो भी आ जाते हैं इसके अंदर, स्ट्रैटेजिक मैटर्स के ऊपर। फाइनली जो लास्ट के जो दो हैं इसमें लेवल्स, उसमें यूनियन या फेडरेशन बना लेना और लास्ट में इंटीग्रेशन हो जाना। यूनियन और फेडरेशन अगर हम देखें तो जैसे ईयू है, सारे कंट्रीज़ ने मिलकर यूरोपियन यूनियन बना लिया, ये ट्रेड, फाइनेंस और इकोनॉमी के अंदर ज़्यादा मैटर करती है। लेकिन इसके अलावा जैसे एक एग्जांपल यूएई का है, अरब एमिरेट्स, जो वहाँ की जो एमिरेट्स है उन सब ने मिलकर एक ये यूनियन या फेडरेशन बना लिया। तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ यूनियन और फेडरेशन। और जो फाइनल जो है इसके अंदर लास्ट स्टेज जो आ गई वो इंटीग्रेशन हो गया। दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ बायलैटरल और रीजनल कोऑपरेशन, जिसमें दो कंट्रीज जो हैं वो आपस में एक दूसरे की सॉवरेनिटी को भी मर्ज कर देते हैं एंड दे बिकम ए सिंगल पॉलिटिकल एंटिटी, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो किसी भी स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम लोग तंजानिया के ऊपर बात कर रहे थे, तो तंजानिया जो है उससे रिलेटेड आपके एग्जाम के लिए कुछ फैक्ट्स मैं आपको बता दूं, ठीक है। सबसे पहला इसकी आप लोकेशन देख लीजिए, अफ्रीका का जो ईस्टर्न कोस्ट है वहाँ पे लोकेटेड है ये तंजानिया, ठीक है, अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट पे है। पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या दारुस्सलाम तंजानिया की कैपिटल है। देखिए दारुस्सलाम जो है वो वहाँ का सबसे बड़ा सिटी है दारुस्सलाम, और 1996 तक ये उसकी कैपिटल भी थी। 1996 के अंदर दारुस्सलाम जो है तंजानिया की कैपिटल नहीं थी। उसके बाद में इस कैपिटल को चेंज करने का 1974 जो है तभी से बातें शुरू हो गई थी, और अभी जो इसकी जो करंट कैपिटल है वो डोडोमा है, डोडोमा। सो डोडोमा इज द कैपिटल ऑफ तंजानिया, और जो सबसे बड़ा शहर है वहाँ का, जो वहाँ की जो फाइनेंशियल कैपिटल भी है वो दारुस्सलाम हो गया। जैसे इंडिया में बॉम्बे इज द फाइनेंशियल कैपिटल एंड दिल्ली इज द पॉलिटिकल कैपिटल, वही चीज़ वहाँ पे है। दूसरा है व्हाट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन अफ्रीका लोकेटेड इन तंजानिया। अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है पूरा, इस पूरे कॉन्टिनेंट का जो सबसे ऊंचा माउंटेन है वो भी तंजानिया में है, और इसका नाम बहुत सारे लोगों को पता होगा आप में से, माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो जो है वो अफ्रीका का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा माउंटेन है, और ये एक पॉपुलर डेस्टिनेशन भी है ट्रैकर्स और क्लाइंबर्स के लिए। तंजानिया के अंदर ये लोकेटेड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ तंजानिया। तो ये स्वाहिली है, स्वाहिली बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज की लैंग्वेज है ये स्वाहिली। नेक्स्ट है विच तंजानियन आइलैंड इज रिनोन्ड फॉर ब्यूटीफुल बीचेस एंड पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो जंजीबार जो है वो वहां का एक, जंजीबार ये तंजानिया में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है तंजानिया इज होम टू ए फेमस क्रेटर दैट सर्व्स एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो तंजानिया में एक फेमस क्रेटर है दैट इज ऑल्सो ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और इसका नाम है नगोरंगोरो क्रेटर। ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है,
इसका भी आपको ध्यान रखना है। लास्ट में एक चीज और है कि विच नेशनल पार्क इन तंजानिया इज नोन फॉर इट्स ट्री क्लाइंबिंग लायंस। ईस्ट अफ्रीका के कुछ जंगलों में ट्री क्लाइंबिंग लायंस मिलते हैं, पेड़ पर चढ़ जाते हैं शेर। क्यों चढ़ जाते हैं वो उसका कोई रीजन जो है अननोन है। और तंजानिया में एक लेक मान्यारा नेशनल पार्क है जहाँ पे ये ट्री क्लाइंबिंग लायंस जो है मिलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भदला सोलर पार्क विच वॉज लार्जेस्ट सोलर पार्क इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये भदला सोलर पार्क जो है ये राजस्थान में है, ये राजस्थान में है। इंडिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है ये, 2250 मेगावाट कैपेसिटी है इसकी। ठीक है, और इट अपीयर्स टू बी एज ऑफ नाउ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पार्क एज वेल। भदला जोधपुर जिले के अंदर है ये। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर राजस्थान हो गया है। यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ सोलर पार्क्स के बारे में आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट सोलर पार्क्स ऑफ इंडिया। ठीक है, भदला सोलर पार्क्स अभी बताया मैंने आपको जोधपुर में है, जोधपुर, और ये राजस्थान में हो गया। इंडिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है 2250 मेगावाट के साथ में। नेक्स्ट है कुरनूल अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क। कुरनूल अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क ये जो है आंध्र प्रदेश में है, और जब इसका इनॉग्रेशन हुआ था तो ये भी उस जमाने का सबसे बड़ा था। कैपेसिटी इसकी 1000 मेगावाट है, आंध्र प्रदेश, और 1000 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। पावागढ़ सोलर पार्क जो है ये कर्नाटका में है, तुमकुर डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटका तुमकुरु डिस्ट्रिक्ट, तुमकुरु, जिसको तुमकुर भी बोलते हैं हम लोग, तुमकुरु डिस्ट्रिक्ट, ये कर्नाटका में है। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट सोलर पार्क्स इन इंडिया। कैपेसिटी इसकी 2050 मेगावाट की है, 2050 मेगावाट। रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क जो है ये मध्य प्रदेश के रेवा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, कडप्पा सोलर पार्क जो है ये आंध्र प्रदेश में कडप्पा डिस्ट्रिक्ट में है। चरंका सोलर पार्क जो नेक्स्ट है, चरंका सोलर पार्क ये गुजरात के पाटन जिले में है, और ये इंडिया के जो पहले सोलर पार्क्स थे उनमें से एक है। चरंका सोलर पार्क गुजरात में पाटन जिले के अंदर है ये। ठीक है, नेक्स्ट है बनासकांठा सोलर पार्क। बनासकांठा सोलर पार्क ये गुजरात में है, बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में। बनासुरा सागर डैम सोलर पार्क जो है ये केरला में है, ये केरला में है। बनासुरा सागर डैम सोलर पार्क केरला का सबसे बड़ा लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पार्क है ये। और एक छोटा सा पार्क और है एनटीपीसी दादरी सोलर पार्क, ये 50 मेगावाट का है, ये यूपी में है, दादरी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट है बैगा पीवीटीजी पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप ट्राइबल कम्युनिटी प्राइमरीली रेजाइड्स इन विच स्टेट। तो इसका जवाब छत्तीसगढ़ है। बैगा जो है एक ट्राइबल कम्युनिटी है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और कुछ आसपास के एरिया में मिलती है। जंगल में रहते हैं ये लोग, बहुत ही प्रिमिटिव है, बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड लोग हैं। और हाल ही में इनको फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 उस एक्ट के अंदर इनको लैंड राइट मिले हैं। इंडिया में अभी पीवीटीज की अगर बात करें, पीवीटीजीज की बात करें, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, तो करीब 75 ग्रुप्स हैं। ठीक है, और उन 75 ग्रुप में से सिर्फ 3 को अभी तक फॉरेस्ट लैंड जो है उनके ऊपर इंडिविजुअल या कम्युनिटी राइट्स मिले हैं। ठीक है, सिर्फ 3 को, 3 कम्युनिटी है जिनको ये मिली है अभी तक फॉरेस्ट राइट्स जो है। पहला भरिया पीवीटीजी है, भरिया, ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में, दिस वाज द फर्स्ट वन। सेकंड जो है कमार, ये जो है छत्तीसगढ़ की है।
और तीसरी अभी जो हाल ही में है वो है बैगा, ये भी छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट ट्राइबल कम्युनिटी और पीवीटीजी टू गेट लैंड राइट्स अंडर द एफआरए एक्ट, तो ये भरिया कम्युनिटी होगी एमपी की। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की ये दोनों जो है पीवीटीजीज हो गए। सवाल इस बात का है कि पीवीटीजीज क्या होते हैं और ये जो राइट्स इनको अभी मिले हैं ये सिर्फ इन 3 को ही इतने सालों में क्यों मिले, बाकी सब लोगों को क्यों नहीं मिले? बाकी जो जितने भी 75 पीवीटीजीज हम लोग बात कर रहे हैं कि 75 ग्रुप है इंडिया के अंदर, तो इन लोगों को ये राइट्स क्यों नहीं मिले? इसका एक छोटा सा बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं, आपके काम आएगा। इशू ऑफ फॉरेस्ट राइट्स। ठीक है, यहाँ पे पहली चीज तो हम, ये अलग अलग टॉपिक्स है वैसे तो, पहला पीवीटीजीज को समझ लीजिए ये कौन होते हैं। पीवीटीजीज को समझने के लिए हमको थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है 1949 में इनेक्ट हुआ था, 1949 में, और उसमें प्रोविजंस बना दिए गए थे एससीज और एसटीज के लिए। ठीक है, इनमें से जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कास्ट जो है उनका सोशल अपलिफ्टमेंट और उनको प्रोटेक्शन के लिए जो भी प्रोविजंस बनाए थे वो 1949 के कॉन्स्टिट्यूशन में, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें हमारे जो फोर फादर्स थे उन्होंने इंक्लूड कर दिए थे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में उसको लिख देने से क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए। और जो एक्चुअल में जो सबसे ज़्यादा पिछड़े लोग हैं उनका लाइफ में कुछ ग्राउंड लेवल पे कुछ फर्क भी पड़ना चाहिए। 1960 के अंदर, 1960 में, 1960-61 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसाइड किया कि ये जानना जरूरी है कि एक्चुअल में क्या इनकी लाइफ पर कोई फर्क पड़ा है। तो उस जमाने के एक पॉलिटिशियन थे गुजरात के जिनका नाम था UN धेवर, UN धेवर। ये वहां के काफी जमीन से जुड़े हुए नेता थे UN धेवर। इन्होंने, अगर आपने पढ़ा हो हिस्ट्री, तो राजकोट सत्याग्रह जो था 1938 से 1942 के बीच में, क्विट इंडिया मूवमेंट से जस्ट पहले राजकोट सत्याग्रह लीड किया था। क्वेश्चन आता है राजकोट सत्याग्रह किसने लीड किया था, तो वो UN धेवर ही है। ठीक है, और इसके अलावा ये 1938 से लेके 1938 से 1942 के अंदर। ठीक है, राजकोट सत्याग्रह के बारे में किसी और वीडियो में मैं बताऊंगा, आप लोग गूगल पे सर्च कर लो एक बार, थोड़ा ठीक रहेगा। तो UN धेवर जो थे ये इसके लीडर भी थे और पॉलिटिशियन भी थे, कांग्रेस के नेता थे। भारत की आज़ादी के टाइम ये जो सौराष्ट्र स्टेट था उसके चीफ मिनिस्टर भी थे। 1948 से लेकर 1952 तक जो है ये सौराष्ट्र जो स्टेट था उसके चीफ मिनिस्टर भी थे, 1954 तक, सॉरी। बाद में ये जो कमेटी बनी थी, जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, वो कमीशन था शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन, शेड्यूल्ड एरियाज SA एंड ST कमीशन, SA एंड ST कमीशन। 1961 में यह कमीशन बनाया गया था। और इस कमीशन का जो मैंडेट था, जिसके लीडर UN धेवर थे, इसका मैंडेट क्या था? इसका मैंडेट था टू डिटरमाइन what extent the scheduled tribe provisions of the constitution have been actually implemented and to what extent they have actually made an impact upon the tribals and their socio-economic position। ठीक है, ओवरऑल लाइफ में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रोविजंस थे, ठीक है, उनका क्या प्रभाव पड़ा उनके ऊपर। और इस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी, UN धेवर कमेटी ने, उस रिपोर्ट का मोटा मोटा बात ये था कि ठीक है, अभी ज़्यादा तो डेवलपमेंट नहीं है, ज़्यादा इनकी लाइफ में अपलिफ्टमेंट नहीं है, लेकिन इस ग्रुप में भी एक और ग्रुप है जो सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव है, जो सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। वो बिल्कुल, उनका लेवल इतना है कि उनको तो एक सब कैटेगरी बना दो, ST के अंदर भी उनकी एक सब कैटेगरी आप बनाइए। दिस वाज हिज मेन रिकमेंडेशन, देयर हैज़ टू बी वन मोर सब कैटेगरी ऑफ STs। और ये सब कैटेगरी जो बनेगी, कुछ ट्राइबल्स को उन्होंने आइडेंटिफाई किया और बताया कि देखिए इनकी कंडीशन क्या है, बाकी के ST से अगर आप कंपेयर करो तो ये इनसे भी नीचे गिरे हुए हैं।
तो इसमें इनको डेवलप कैसे किया जाएगा, उसके लिए सबसे पहला काम तो था इनको आइडेंटिफाई करके और एक सेपरेट ग्रुप बनाया जाए। इस ग्रुप का इन्होंने नाम दिया प्रिमिटिव ट्राइब ग्रुप, प्रिमिटिव ट्राइब ग्रुप, पीटीजी, ठीक है, ट्राइब ग्रुप। ये पीटीजी जो ग्रुप है, उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए, बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 75 ग्रुप्स को आइडेंटिफाई किया था और उनका नाम फिर जो है इनको पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स का नाम दे दिया गया था। तो पीवीटीजी जो है ये वो 75 शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं इंडिया की, जो नॉर्मल जो बाकी की शेड्यूल्ड ट्राइब्स है उनसे भी ज़्यादा पीछे हैं, बैकवर्ड है, सोशियो इकोनॉमिक लेवल पे भी, एजुकेशन लेवल पे भी। सवाल इस बात का आ जाता है कि बहुत सारी ट्राइब्स हैं, उनमें से पीवीटीजीज को आइडेंटिफाई कैसे किया। तो गवर्नमेंट ने जो है चार पैरामीटर्स डिसाइड किए थे इसमें। देयर वर 4 पैरामीटर्स, राइट। पहला, द फर्स्ट पैरामीटर वाज कि इन लोगों की जो पॉपुलेशन है वो या तो डिक्लाइन हो रही है या फिर स्टैग्नेंट है, बढ़ नहीं रही है। मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है, सो एदर दे हैव डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन और इट इज स्टैग्नेंट। अंडमान और निकोबार की जो ट्राइब्स है वो एक एग्जाम्पल है, उनकी पॉपुलेशन घट ही रही है, मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है, पॉपुलेशन बढ़ने के कोई आसार नहीं है। एक तो ये क्राइटेरिया हो गया। दूसरा क्राइटेरिया हो गया कि इनका जो इकोनॉमी है वो प्री एग्रीकल्चरल टाइम की है, प्री एग्रीकल्चरल, ठीक है। अब प्री एग्रीकल्चरल टेक्निक्स क्या थी, हंटिंग एंड गैदरिंग थी, या फिर जो कलेक्शन करते थे वो थी, या फिर जो कृषि का जो सबसे प्रिमिटिव रूप होता है स्लैश एंड बर्न टाइप का, उस टाइप की थी। तो दिस वाज सेकंड क्राइटेरिया, ठीक है। थर्ड क्राइटेरिया ये था इनका कि दे आर इकोनॉमिकली वेरी बैकवर्ड, इकोनॉमिकली वेरी बैकवर्ड, ये थर्ड इसका क्राइटेरिया था, ठीक है। और चौथा जो क्राइटेरिया था वो लो लेवल ऑफ लिटरेसी, वो है वेरी लो लेवल ऑफ लिटरेसी। और एक इसमें पांचवा क्राइटेरिया जो था, जो बेसिक क्राइटेरिया था, वो ये था कि दीज वर मोस्टली ड्वेलर्स ऑफ द फॉरेस्ट्स, ठीक। इन क्राइटेरिया के आधार पे टोटल 75 ग्रुप्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आइडेंटिफाई किए थे। ये तो हो गया आपका पीवीटीजीज के बारे में, ठीक है। दूसरी चीज आ गई इसमें फॉरेस्ट राइट्स। अब फॉरेस्ट राइट्स की अगर हम बात करें तो अगर आपने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास थोड़ा सा पढ़ा हो तो उसमें आपको ये चीज दिखने को मिलेगी कि 1757 की जो प्लासी का जो लड़ाई थी, उस लड़ाई के बाद से लेकर और भारत की आज़ादी के भी कुछ समय बाद तक पीजेंट रिवॉल्यूशंस बहुत हुए थे, और फॉरेस्ट में जो ट्राइब्स थे तो उनके ट्राइबल अपराइजिंग्स जो है बहुत ज़्यादा हुई थी। क्यों हुई थी? वो सदियों से लोग जंगलों में रह रहे थे, हजारों सालों से रह रहे थे, उनके वहाँ पे राइट्स थे, लैंड राइट्स थे, वो किसी डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं थी उसको। दे वर लिविंग देयर हैप्पीली एंड दे वर डूइंग व्हाट दे एग्जैक्टली वांटेड टू डू, ठीक है। 1757 के बाद में इंडिया का जो पॉलिटिकल चेंजेस हुए, ब्रिटिश गवर्नमेंट बनी, उसके बाद में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसका एक फॉरेस्ट एक्ट आया 1865 में, उस एक्ट का एक अमेंडमेंट हुआ 1878 में, फिर उन्होंने एक फॉरेस्ट पॉलिसी निकाली 1894 में, 1897 में, और धीरे धीरे उस चीज से जो सबसे जो मोटी बात आई वो ये आई कि जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, ठीक है, फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, उनका जो लैंड राइट्स था वो खत्म हो गया, और जो फॉरेस्ट की लैंड है, जंगलों की जो भी जमीन है, वो सरकारी जमीन बन गई धीरे धीरे। दैट बिकेम द गवर्नमेंट लैंड, ठीक है। अब जब गवर्नमेंट लैंड बन गई तो गवर्नमेंट तो उसको अपने हिसाब से काम में लेगी। उस जमाने की जो सरकारें थी वो अपने हिसाब से उसको काम में लेती थी। उनको काम में लेने का तरीका ये था कि जो वहाँ के जो ट्राइबल ग्रुप्स वहाँ पे रह रहे हैं उनको धीरे धीरे हटाओ या उनको मत करने दो, और टिम्बर या जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते थे उनको एक्सट्रैक्ट करो, अपने हिसाब से बेचो, पैसे कमाओ और अपने वहाँ भेजो।
ये जो चीज हुई थी, ये जो खेल हुआ था कई सालों तक, इसकी वजह से ट्राइबल रिवॉल्यूशंस जो है इंडिया में, ट्राइबल अपराइजिंग्स हुई थी, उसका बेसिक रीजन ये था। अब हुआ ये कि भारत आज़ाद हो गया। आज़ाद होने के बाद में काफ़ी दिनों तक, चूंकि इन लोगों की संख्या भी बहुत कम थी, जो सबसे पुराने जो ट्राइबल्स हैं, वो जो सबसे कम संख्या के ट्राइबल्स हैं, जो बहुत बैकवर्ड हैं, इनकी संख्याएं भी कम थी और बहुत ज़्यादा इनमें अवेयरनेस भी नहीं थी, और इनके कोई बहुत अच्छे लीडर्स भी नहीं थे जो जाकर के पार्लियामेंट में रेज करें। हालांकि नज़र में तो सबके में थे ये कि दिस इज ऑल्सो ए ग्रुप विच नीड्स अटेंशन, पॉलिटिकल अटेंशन एंड पॉलिटिकल सॉल्यूशन ऑफ देयर प्रॉब्लम्स। 1970s तक ये चलता रहा। 1972 के अंदर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और आ गया, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आने का मतलब ये था कि पहली बार आज़ादी के बाद में जो प्रोटेक्टेड एरियाज थे उनके अंदर किसी भी प्रकार का ह्यूमन इंटरफेरेंस जो था उसको कम करने की कोशिश हुई, और उस जद्दोजहद में फिर कन्फ्लिक्ट्स एक बार क्रिएट हुए। तो यहाँ तक जो है फॉरेस्ट में जो रहने वाले लोग थे, जो वहाँ पे थाउजेंड ऑफ ईयर से रह रहे थे, उनके लैंड राइट्स का कोई सही साफ सुथरा सिस्टमेटिक डॉक्यूमेंटेड काम नहीं था, ठीक है। 2006 के अंदर भारत सरकार ने एक लॉ पास किया जिसका नाम था फॉरेस्ट राइट एक्ट, ठीक है। 2006 के अंदर फॉरेस्ट एक्ट 2006 जो है, और इसके अंदर एक और एक्ट था, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। ये जो एक्ट था, इस एक्ट के अंदर ये हुआ कि पहली बार गवर्नमेंट ने ये एडमिट किया कि जमीन जो जंगल की है ये उनको बिलोंग करती है, दे हैव द राइट्स, बट उनके जो राइट्स है उनको एडेक्वेटली रिकॉग्नाइज हमारे यहाँ नहीं किया गया है। जब फॉरेस्ट का कंसोलिडेशन हुआ, जब फॉरेस्ट का डॉक्यूमेंटेशन हुआ, तो जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनका कोई डॉक्यूमेंटेशन हुआ ही नहीं है। वो रह रहे हैं, इधर से कोई आया उनको भगा दिया, वो दूसरी जगह चले गए। सो दीज वर द थिंग्स, यू नो। ऐसे में ये जो एक्ट पहली बार आया था 2006 के अंदर, जिसका फॉर्मल नेम था शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट, और इसको नॉर्मली हम लोग फॉरेस्ट एक्ट 2006 बोलते हैं। इसके अंदर जो है एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाया गया। उस फ्रेमवर्क के मुताबिक जो लोग बहुत सालों से, सदियों से जंगल में रह रहे थे, उनको उनके लैंड राइट्स देने की कोशिश की गई। अब ये लैंड राइट्स जो है वो इंडिविजुअल और कम्युनिटी दो टाइप के हो गए, इंडिविजुअल राइट्स और कम्युनिटी राइट्स। इंडिविजुअल राइट्स जो हैं ये वो हो गए जैसे कि आप किसी ज़मीन पे रहते हो तो आप उसके ऑनर हुए, कोई दूसरा आदमी उसके ऊपर एनक्रोचमेंट नहीं कर पाए, एक तो इंडिविजुअल राइट्स इस तरह के हो गए। इसके अलावा जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, ठीक है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी दो तरह की होती है, माइनर और मेजर। तो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है जैसे तेंदू पत्ता हो गया जो बीड़ी बनाने के काम में आता है, या फिर कोई फल फ्रूट्स हो गए जो भी हो गए, जैसे मान लीजिए इमली है, टैमरिंड जिसको बोलते हैं इमली, या इस तरह की जो चीज़ें हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। इस एक्ट में ये कहा गया कि ये इनके राइट्स हैं, दे कैन कलेक्ट इट, दे कैन सोल्ड इट, सेल इट, ठीक है। वो अपनी लाइवलीहुड चलाने के लिए फॉरेस्ट के प्रोड्यूस पे ही डिपेंड करते हैं, उनको वो कर सकते हैं इस चीज़ को। लैंड राइट्स के अंदर ये था कि उनको उन जमीन का जो डॉक्यूमेंट्स दिए जाने थे वो चीज़ है। कम्युनिटी राइट्स के अंदर ये आया कि जो जंगल के रिसोर्सेज है, जैसे कि वाटर बॉडीज हो गई या दूसरे रिसोर्सेज है, उनका प्रोटेक्शन, मैनेजमेंट सब इनको दिया गया। और इस अंदर अब इसमें देखिए दो चीजें आ जाती है वहां पे। जब इनको राइट्स देने की, ये तो गवर्नमेंट ने एक्ट इंप्लीमेंट कर दिया, एक्ट बना दिया, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। बहुत सारे लोगों को तो उनको पता ही नहीं है कि उनके बारे में एक एक्ट बन चुका है, उनको मालूम ही नहीं उनके राइट्स क्या है, ठीक है। खैर, जब ये एक्ट बन गया तो उसके बाद में बारी आई इसके इम्प्लीमेंटेशन की। इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जो है ग्राम सभा जो है उसकी जरूरत पड़ी, ग्राम सभा। अब ग्राम सभा की क्या जरूरत पड़ी वो भी मैं एक बार बता दूं आपको। दो तरह के विलेजेस थे, एक फॉरेस्ट विलेजेस और दूसरे हो गए रेवेन्यू विलेजेस। फॉरेस्ट विलेजेस वो हो गए जो छोटे छोटे टुकड़ों में जंगलों के अंदर जो लोग रहते थे, ये उनके विलेजेस हो गए। इनका कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कहीं नहीं था, ठीक है।
और दूसरे हो गए रेवेन्यू विलेजेस, ये वो थे जिनका सरकारी कागजों में नाम था। अब जो लोग फॉरेस्ट विलेजेस में रह रहे हैं, ठीक है, उनको वो राइट्स गवर्नमेंट किस बेसिस पर दे? उनके पास ना कोई कागज है, ना कोई डॉक्यूमेंट्स है, ना कोई प्रूफ है। कहीं ना कहीं उनको जो है ये चीज साबित कैसे करें? एक तो ये पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट ये आ गया इसके अंदर कि जो लोग फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, लेकिन हाल फिलहाल कई सालों से वो फॉरेस्ट में रह रहे थे, लेकिन हाल फिलहाल वो रेवेन्यू विलेजेस के अंदर रहने लग गए, उनका क्या होगा? उनको लैंड राइट्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? तो इसमें क्या है कि 3-4 डिपार्टमेंट्स आ गए, थोड़ा कॉम्प्लेक्स मैटर हो गया। तो इसकी वजह से दिस ऑल्सो हैज डिलेड एक्चुअली। बहुत कम ट्राइबल ग्रुप्स है जिनको उनके जो लैंड राइट्स जो मिलने चाहिए वो अभी तक नहीं मिले हैं, और उनमें से ये जो प्रोसेस जो है बहुत ढीला है, बहुत स्लो है, और धीरे धीरे इस पे काम होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में ये मेरे ख्याल से इसके बारे में तो जरूर पूछा जाता है, फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में, फॉरेस्ट विलेजेस और रेवेन्यू विलेजेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, पीवीटीजीज के बारे में पता होना चाहिए, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो छोटा सा बैकग्राउंड दिया है, आप थोड़ा इसके बारे में और पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इन इंडिया इज नॉट प्राइवेटली आउंड। देखिए 4 पोर्ट्स दिए इस एग्जाम्पल के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर। इसमें से जो हल्दिया पोर्ट है, हल्दिया पोर्ट, ये हल्दिया पोर्ट ट्रस्ट के द्वारा मैनेज होता है, सरकारी पोर्ट है। ठीक है, और ये बाकी के जो 3 पोर्ट है, मुंद्रा पोर्ट, धामरा पोर्ट और गंगावरम पोर्ट, ये अडानी ग्रुप के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्रा गैस फील्ड दैट वाज रिसेंटली इन न्यूज इज इन विच रीजन। दर्रा गैस फील्ड जो हाल ही में न्यूज में था, कौन से रीजन में है? सिंपल सा क्वेश्चन है, मिडिल ईस्ट के अंदर आएगा ये, मिडिल ईस्ट के अंदर ये मौजूद है। एक बार थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लें। देखिए पहले इसकी लोकेशन, क्योंकि लोकेशन के लिए ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया था, लोकेशन आप समझ लीजिए। ये इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ये सऊदी अरब, ये इराक, और सऊदी अरब और इराक के बीच में ये छोटा सा जो डॉट बना हुआ है, ये कुवैत। ठीक है, कुवैत के और ईरान के बीच में जो ये वाटर्स हैं, पर्शियन गल्फ जिसको बोलेंगे हम लोग, पर्शियन गल्फ, इसमें करीब इस जगह पे ये गैस फील्ड है। 1960s में इसकी खोज हुई थी, काफ़ी बड़े भंडार हैं ये। ईरान ये बोलता है कि ये हमारे टेरिटोरियल वाटर्स में है, इसलिए इन पर हमारा राइट है। कुवैत ये बोलता है कि ये हमारे टेरिटोरियल रीजन में आते हैं, इस पर हमारा राइट है। कुवैत इसको दर्रा गैस फील्ड बोलता है, और ईरान जो है वो उसको अर्श गैस फील्ड बोलता है, अर्श, ARSH, अर्श गैस फील्ड। ठीक है, इस गैस फील्ड के ऊपर यहाँ पे गैस के राइट्स पे, उनके एक्सप्लोरेशन पे और उनको सेल करने के जो राइट्स हैं, इनके ऊपर इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट है। डिस्प्यूटेड रीजन है ये मिडिल ईस्ट का। ठीक है, तो ये लोकेशन आपको एक बार ध्यान रख लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टी एजेंसी सेंटर मैक इज एसोसिएटेड विद विच यूनियन मिनिस्ट्री। यहाँ पे मल्टी एजेंसी सेंटर जो है मैक, ये क्या है? पहला तो इसका जवाब मैं बता दूं, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है उसके अंडर में आती है। ये एक काउंटर टेररिज्म ग्रिड है इंडिया की। 2001 में कारगिल की लड़ाई के बाद इसको एस्टेब्लिश किया गया था। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। 24 घंटे काम करती है, 24 आवर्स 7 डेज ये काम करती है। भारत सरकार के और राज्य सरकारों के टोटल 28 ऑर्गेनाइजेशन इस ग्रिड में शामिल है, जिसमें से रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ, इंडिया की आर्म फोर्सेस, इंडियन नेवी, आर्मी और एयरफोर्स, सारे स्टेट्स की पुलिस, सारी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बॉडीज़, सारी डिफेंस इंटेलिजेंस बॉडीज़, ये सब मिला करके और ये मल्टी एजेंसी सेंटर बनाती है। इसके अलावा इसके जो है सब यूनिट्स भी है, सब्सिडियरी जिनको बोल सकते हैं अपन, सब्सिडियरी मैक्स और एस मैक्स। सब्सिडियरी मैक्स ये हर स्टेट की कैपिटल में है। हर रोज़
एवरीडे बेसिस पे एसमैक्स की मीटिंग्स होती है और जो इनपुट्स होते हैं डिफरेंट उन पर डिस्कस किया जाता है और पर्पज़ एक ही है, काउंटर टेररिज्म, किसी भी प्रकार के टेरर अटैक से इंडिया को बचाने की कोशिश। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 2023 का जो नोबेल प्राइज है फिजिक्स में, उसको 3 साइंटिस्ट को दिया गया है फॉर रिसर्च इन विच फील्ड। देखिए साइंटिस्ट का नाम आप एक बार देख लीजिए, बाकी ये जो रिसर्च थी इनकी वो इलेक्ट्रॉन्स इन फ्लैशेस ऑफ लाइट, और ये एक नया फील्ड है एटोसेकेंड फिजिक्स। एटोसेकेंड फिजिक्स, एटोसेकेंड फिजिक्स। और एटोसेकेंड फिजिक्स क्या है? फिजिक्स के बेसिक्स कैसे काम करते हैं, 10 की 10⁻⁻18 टाइम सेकेंड्स, इतने कम समय में, ये इतना छोटा टाइम हो गया है 10⁻⁻18। इतने से छोटे से टाइम के अंदर साइंटिस्ट बेसिकली जो इसमें जो शॉर्टेस्ट बर्स्ट ऑफ लाइट एवर प्रोड्यूस्ड जो है वो एटोसेकेंड बर्स्ट होती है, इनको एटोसेकेंड पल्सेस भी बोलते हैं, और हाई इंटेंसिटी लेजर सिस्टम से इनको यूज बनाया जाता है, इनको क्रिएट किया जाता है, और ये एक इलेक्ट्रॉन की जो डायनामिक्स है उस पर्टिकुलर टाइम पर उसको स्टडी करने की ये रिसर्च थी इनकी, जिनके ऊपर इनको ये प्राइज मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी इज द होस्ट ऑफ IEA क्रिटिकल मिनरल्स एंड क्लीन एनर्जी समिट। तो ये जो समिट हुई थी ये पेरिस में हुई थी, पेरिस में ये समिट हुई थी। एक इंडेक्स वहां पे रिलीज करी गई थी जिसका नाम है IEA क्रिटिकल मिनरल मार्केट रिव्यू 2023। ठीक है, अब क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर ये था, तो इसके बारे में तो खैर किसी दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगा क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं। नेक्स्ट है वैली क्वीन हेरिटेज ट्रेन इज द फर्स्ट हेरिटेज ट्रेन ऑफ विच स्टेट। तो वैली क्वीन हेरिटेज ट्रेन जो है ये राजस्थान में है। इम्पोर्टेंट इसलिए हो गई है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो हैं हमारे, उन्होंने इसको इनोग्रेट किया था अभी कुछ दिन पहले। मारवाड़ जंक्शन से लेकर के, और वहाँ पे एक खमलीघाट जंक्शन है पाली जिले के अंदर राजस्थान में, उसके बीच में ये चलेगी। इसका जो इंजन है वो 150 साल पुराना है, और ये राजस्थान की फर्स्ट हेरिटेज ट्रेन मानी जाती है। अभी हिंदुस्तान में करीब 6 या 7 हेरिटेज ट्रेन हैं, जिनमें से 3 ट्रेन आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो तीनों ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। ठीक है, पहली है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जो है वो इंडिया की फर्स्ट हेरिटेज ट्रेन थी जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था, और ये दुनिया की दूसरी थी। ठीक है, इंडिया की फर्स्ट और वर्ल्ड की सेकंड। वर्ल्ड की जो फर्स्ट हेरिटेज ट्रेन थी वो ऑस्ट्रिया की कोई ट्रेन थी, नॉट ऑस्ट्रेलिया, इट वाज ऑस्ट्रिया। दूसरा ये है कि नीलगिरी माउंटेन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन। और तीसरी जो है वो कालका शिमला, कालका शिमला। ठीक है, ये 3 ट्रेन्स थी, ये 3 ट्रेन्स हैं इंडिया की हेरिटेज ट्रेन्स, जिनको यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनके अंदर इनमें इंक्लूड किया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप ध्यान रख सकते हैं इसको। ठीक है, और अब चलते चलते आज के क्वेश्चंस में आपको एक बार बता देता हूं, जिनका आंसर अगर आपके पास समय हो तो सर्च करके आप एक बार कमेंट में डाल सकते हैं। विच कंट्री हैज़ बैंड द यूज ऑफ फॉरेन वर्ड्स टू प्रोटेक्ट इट्स लैंग्वेज। कौन सा देश है जिसने पूरी तरह से फॉरेन वर्ड्स का यूज ही बंद कर दिया है अपने यहाँ पे ऑफिशियल कम्युनिकेशन में एंड लैंग्वेज के अंदर। तो ये कौन सा कंट्री है ये आपको बताना है। सेकंड है विच चीफ मिनिस्टर कॉन्फर्ड विद द भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड ऑफ बुद्धांजलि रिसर्च फाउंडेशन। तो ये बुद्धांजलि रिसर्च फाउंडेशन है, उसने कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर को ये भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड दिया है, उस चीफ मिनिस्टर का नाम आपको बताना है। थर्ड है व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर रेडियो प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई का जो राइज हुआ है अभी कुछ दिनों में, उसमें पावर्ड बाय एआई कौन सा है जो वर्ल्ड का फर्स्ट एवर रेडियो प्लेटफॉर्म है। रेडियो प्लेटफॉर्म है, एआई से रिलेटेड इसका नाम है, आपको ये बताना है। फोर्थ क्वेश्चन है यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड
सेटिंग अप ऑफ सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी इन विच स्टेट। तो आपको ये बताना है कि जो यूनियन कैबिनेट ने ये सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी है वो कौन से स्टेट में अप्रूव की है, कौन से स्टेट में आएगी ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और लास्ट क्वेश्चन है मुथुवंस जो है ट्राइबल कल्टीवेटर्स, ये कहाँ कौन से स्टेट की हिल्स में रहते हैं। ये 2 स्टेट है साउथ इंडिया के जिनमें ये मुतवंस रहते हैं, आपको वो दोनों स्टेट्स के नाम बताने हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आज का डिस्कशन खत्म कर रहा हूँ। कल सुबह मैं फिर आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।